हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता महान व्यक्तित्व की श्रृंखला में एक बार फिर लेकर आई हूँ आपकी अपनी पुस्तक का पार्ट 9, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इस नाम को आपने अपनी इतिहास की पुस्तकों में सुना होगा। कौन है ये, क्या किया था, क्यों इतिहास में प्रसिद्ध हैं, महान व्यक्तित्व कैसे हुआ, जानते हैं इस पाठ को पढ़ने के दौरान। चलिए देखते हैं। उस समय यानी जिस समय की ये बात है तब के बारे में शुरू करते हैं। उस समय यूनानी सम्राट सिकंदर अपनी विजय पताका फहराकर भारत से लौट चुका था। इस तरीके की बातें अक्सर आपने अपनी इतिहास में पढ़ी हैं, लेकिन ये जो इतिहास है ये कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए हिंदी में भी आप इन पाठों को पढ़ा करते हैं। तो यूनानी सम्राट सिकंदर अपनी विजय पताका फहराकर भारत से लौट चुका था। सिंध, पंजाब और सीमा प्रदेश का शासन उसने अपने यूनानी अधिकारियों के हाथों में दे रखा था। विदेशी अधिकारियों का जो शासन था वो अत्याचारपूर्ण था। ना वो हमारे देश के थे, ना वो हमारे अपने थे, तो उनका शासन करने का जो तरीका था वो अत्याचारपूर्ण था। प्रजा अत्यंत दुखी और असंतुष्ट थी। सिकंदर के आक्रमण का विरोध करने में भारतवासी भले ही सफल नहीं हो सके थे, लेकिन उनके मन में जो अपने देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा थी वो बराबर बनी रहती थी। यानी वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आजाद होना चाहते थे और उस सिकंदर के अत्याचारों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। यूनानी अधिकारियों के अत्याचार के विरोध की यह जो आग थी वह और भी भड़क उठी। उनको आवश्यकता थी तो केवल एक ऐसे नायक की, नायक मतलब लीडर की, जो कि इन्हें सही दिशा निर्देश दे सके और उनका पथ प्रदर्शक बन सके। यानी वो लोग आज़ाद होने के लिए कोशिशें कर रहे थे, हिम्मत थी, लेकिन आवश्यकता थी इनको एक ऐसे लीडर की जो आगे होकर अगुवाई कर सके, इनकी अपने गाइडेंस में इन सबको आगे बढ़ा सके, स्वतंत्रता के लिए अग्रसर कर सके। पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाना। पथ प्रदर्शक, पथ का अर्थ होता है रास्ता और प्रदर्शक यानी कि दिखाने वाला। तो उनको रास्ता दिखाने वाला कोई व्यक्ति की जरूरत थी। संयोगवश चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साहसी और महत्वाकांक्षी युवक का नेतृत्व इन्हें मिल गया। कहते हैं ना, दिल से किसी चीज को चाहो तो वो काम हो जाता है। तो उस समय जो लोग थे हमारे भारतवासी, वो इतना परेशान थे कि जब ये हृदय से ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा नेतृत्व और दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति मिल जाए, उस समय हमें कौन मिले? जी हाँ, जिनके नाम पर ये पाठ हम पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मिले। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत भूमि की रक्षा के लिए, किसके लिए? भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को संगठित कर एक सेना का निर्माण किया। यानी सबसे पहले किसी काम को करने के लिए क्या बनानी पड़ती है? एक टीम बनानी पड़ती है। तो इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? ऐसे लोग जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने में भी नहीं हिचकिचाते, ऐसे लोगों की एक टीम बना ली, यानी एक सेना बना ली। सेना की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत भूमि से बाहर निकाल दिया। एकता की शक्ति सुना है आपने? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो एकता की जो शक्ति थी, सब जैसे मिलजुल कर एकजुट हुए तो यूनानियों को यहाँ से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया और अपनी राज सत्ता स्थापित की। और अब जो शासन था, अब जो राज्य था, वो किसका था? भारतवासियों का था। तो जब जो लोग अपने होते हैं तो वो अपनत्व की बात करते हैं, अपने जैसे काम करते हैं। इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य में किस किस चीज का संचार हो गया? विश्वास और उत्साह का। जब अच्छा काम होता है तो मन में विश्वास भी आ जाता है और उत्साह भी आ जाता है। फलस्वरूप उसने एक विशाल सेना इकट्ठी की, संगठित की और मगध साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर विशाल सेना संगठित की का मतलब क्या है? पहले वो लोग, जो टीम थी वो बहुत छोटी थी, उसमें सिर्फ वो लोग थे जो अपने हृदय से अपना तन मन धन समर्पित करने के लिए आगे आए थे। लेकिन अब जो टीम उन्होंने बनाई थी उसमें हर तरह के लोगों से उन्होंने सब चीज़ों से सुसज्जित करके अपनी टीम इकट्ठी की थी, क्योंकि अब जो वो हमला आक्रमण करने वाले थे वो बहुत बड़े स्तर पर उनको करना था। तो वीर योद्धा, जो अस्त्र शस्त्र चलाने वाले लोग हैं, कोई जो ऐसे थे जो प्रजाजन, छोटा मोटा युद्ध करने वाले, तो हर एक तरह की इन्होंने योग्य प्रतिभाओं से जनित लोग जो थे उनको अपनी सेना में शामिल कर लिया।
युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई। जब इतनी अच्छी सेना का निर्माण करेंगे तो विजय तो निश्चित है। मगध का शासक नंद राजा घनानंद युद्ध में मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठे। आज के समय में हम इस पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते हैं? हम इसे पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार में स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अब क्या बन गए? जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना है, वहां के सिंहासन पर अब ये बैठ गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत पर, जो उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया है हमारा, वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात यह अनुभव किया कि संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। यानी दक्षिण भारत में जो दूसरे लोगों का कब्जा था, उस पर भी हमारा भारतीयों का वहां पर स्थापित्य होना जरूरी है। धीरे धीरे बंगाल और मालवा आदि पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ था। यूनानी और भारतीय सेना में घमासान युद्ध हुआ और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। अपनी पराजय मानकर सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ संधि करनी पड़ी। यानी उत्तर भारत में तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था ही। आप जब देखेंगे तो भारत का नक्शा कुछ आप इस तरीके का पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, इसमें इधर पर तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, यहाँ पर भी उन्होंने करने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने अभी क्या देखा, बंगाल और मालवा पर भी चंद्रगुप्त ने, तो बंगाल साइड भी यहाँ पर उन्होंने अपना शासन कर लिया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे भारत पर अपना प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, वो वहां से हारकर उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और संधि उनसे पैचअप करना पड़ा। संधि को सुदृढ़ बनाने के लिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। संधि यानी जब पैचअप हुआ तो उस बात को सही बताने के लिए, रिश्तेदारी को मजबूत बनाने के लिए, जो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और मेगास्थनीज नामक एक राजदूत भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। हाथी 500, वो भी है ना, उपहार में दिए थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में मध्य एशिया से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय पर्वत से लेके दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैल गया। यानी भारत के पूरी जगहों पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाहुबल और अदम्य साहस से भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित की, क्योंकि उस समय इन्होंने जो शासन का तरीका था इनका, वो बहुत अद्भुत और अनोखा था। उस समय अराजकता भी काफ़ी कम होने लगी थी और अपने बाहुबल और अदम्य साहस से ये राजनीतिक एकता को इन्होंने स्थापित कर लिया। मतलब एक होकर सब लोग रहने लगे। जैन जनश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त एक ऐसे गांव के प्रधान की कन्या के पुत्र थे जहां मयूर पोषक निवास करते थे। मयूर पोषक यानी मयूर का अर्थ होता है, संस्कृत में एक तत्सम शब्द है, मोर को कहा जाता है मयूर। तो जैन जनश्रुति मतलब जो जैनिज्म के बारे में ये बताया गया है, वहाँ बताया कि ये एक ऐसे गांव की, इनकी जो माँ थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो एक ऐसे गांव की महिला थी जहाँ पर मयूर पोषक यानी मोर को पालने वाले रहा करते थे। इसके कारण उनका जो वंश था वो मौर्य वंश कहलाया। मौर्य से मतलब यहाँ मोर से है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार नेपाल की तराई में, नेपाल में निचले की जगह पर पिप्पलीवन नामक एक स्थान था। यहाँ क्षत्रिय जाति के लोग निवास करते थे। इन क्षत्रिय जाति के लोगों को मौर्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त के पिता इसी जाति के प्रधान थे। इसका जिनकी किसी शक्तिशाली राजा के द्वारा हत्या कर दी गई थी। अपने पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए इनकी माता अपने संबंधियों के साथ कहीं चली गई थी। राजवंश से गुप्त रखा गया इनको। कालांतर में कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ब्राह्मण की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा पूरी हो सकी। यानी दो यहाँ पर बातें चल रही हैं पाठ के आधार पर कि पहला तो इनकी माँ जो थी वो मयूर पोषक गांव की महिला होने के कारण इनका मौर्य वंश का नाम रखा गया, और दूसरा इनके पिता
नेपाल की तराई में एक पिप्पली वन नामक एक स्थान था। वहां के जो क्षत्रिय लोग वहां निवास करते थे उन्हें मौर्य कहा जाता था, इस कारण इनका नाम ये चंद्रगुप्त मौर्य पड़ गया। तो ये जो बात है ये इसको हम यहीं समाप्त करते हुए आगे की तरफ ये देखते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। तो चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है। तो चाणक्य नामक ब्राह्मण ने इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य पूरा कराया। तो चाणक्य स्वयं कितने बुद्धिमान थे, जिनके गुरु इतने बुद्धिमान हो तो शिष्य का बुद्धिमान होना तो बनता ही है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य का शासन प्रबंधन अत्यंत संगठित था, उसमें कोई भेद नहीं लगा सकता था, इतना संगठित तरीके से ये राज्य कर रहे थे। जिन्होंने जिस शासन प्रणाली को अपनाया वह भारत के भावी शासकों के लिए आदर्श बन गई। यानी जिस तरीके से इन्होंने राज्य किया, इसके बाद जितने भी राजा आए वो इनको देखकर इनके तरीकों पर राज्य कर रहे थे, इनके तरीकों पर कि जिस तरीके से राज्य कर रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे। शासन व्यवस्था मुख्यतः 3 भागों में विभक्त थी। क्या 3 थे? केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। अगर आप अभी अपनी राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं तो जो भारत की राजनीति है वो भी इसी प्रकार डिवाइडेड है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम राज्य स्थानीय शासन कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये व्यवस्था आज तक भी चली आ रही है। शासन की सर्वोच्च शक्ति जो थी वो सम्राट के हाथ में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में थी, लेकिन प्रजा का अधिक से अधिक कल्याण करने के उद्देश्य से मंत्रियों, परामर्शदाता यानी एडवाइजर, सलाहकार तथा अन्य पदाधिकारियों की व्यवस्था भी थी। यानी अब ऐसा नहीं कि बस राज्य बन गया, शासन बन गए, मंत्रीगण नियुक्त कर दिए गए और बस चलाओ भाई। इसकी जगह इन्होंने क्या किया, मेन पावर जो थी वो किसके हाथ में थी? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में थी। साथ साथ इन्होंने क्या नियुक्त किए? सलाहकार, परामर्शदाता यानी सलाहकार नियुक्त किए, जो कि विभिन्न विषयों पर इनको सलाह दिया करते थे। कुछ बुद्धिमान लोगों को उस पद पर रखा जाता है। साथ ही साथ अन्य पदाधिकारियों की व्यवस्था की, स्वास्थ्य मंत्री बनाए, स्वच्छता मंत्री बनाए, विद्यालय की शिक्षा मंत्री बनाए, जो यातायात मंत्री बनाए। जैसे अभी हमारा आपने कैबिनेट देखा होगा, जैसे भारत की शासन व्यवस्था इस समय चल रही है तो आपने देखा होगा ना, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वाहन मंत्री, परिवहन मंत्री, जल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री। तो इस तरीके के सारे जो मंत्रालय होते हैं वो यहीं की देन है। इसी प्रकार से इस व्यवस्था को भी डिजाइन किया गया था। ठीक है, ये देखिए केंद्रीय शासन है, हमारा देश भी ऐसे ही चल रहा है। पहले केंद्रीय शासन होता है, फिर प्रांतीय शासन होता है और फिर स्थानीय प्रशासन होता है। केंद्रीय शासन में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सब होते हैं। प्रांतीय शासन में यानी प्रांत का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, फिर विधायक गण होते हैं उसके साथ। फिर स्थानीय प्रशासन में पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच, ये सारे लोग आते हैं। तो इस तरीके से जो शासन व्यवस्था है वो इस प्रकार से डिजाइन की जाती है। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ, यानी हमने इनसे सीखा है। ठीक है, शासन विभिन्न विभागों द्वारा चलाया जाता था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले जो मेन हैंडओवर काम होता था वो चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं देखते थे और फिर विभिन्न विभागों में इन्होंने काम को बांट दिया था। आंतरिक शांति एवं व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रत्येक विभाग के प्रमुख को अमात्य कहा जाता था। जैसे हम लीडर या हेड कहते हैं, तो वहां पर इस समय में जो विभाग प्रमुख होते थे, जो विभाग के अध्यक्ष होते थे, उनको अमात्य कहा जाता था। आंतरिक शांति व व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध था। यानी अब आप देखिए, जैसे अभी इस समय समाज में होने वाली अराजकता के लिए, चोरी, डकैती, लूट, हिंसा, ये सब चीज़ों के लिए पुलिस की व्यवस्था है, सीबीआई की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ इस समय भी एक जो शांति और व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का प्रबंध है, क्योंकि हम कितनी भी व्यवस्था बना लें, कुछ एक लोग उस व्यवस्था को तोड़ने, उसे खराब करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। तो वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं, कितना भी नियम, कायदे, कानून बन जाए, लेकिन एक वर्ग समाज का ऐसा है जो कि बस वो कानून तोड़ने के लिए बना है, और वो जो लोग हैं वो समाज के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं। और उन नुकसानदायकों की सही व्यवस्था करने के लिए क्या बनाया गया है? पुलिस डिपार्टमेंट बनाया गया है, सीबीआई बनाया गया है। ठीक है, क्राइम ब्रांच बनाई गई है। तो उस समय भी आंतरिक शांति और व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध होता था। पुलिस के सिपाही को रक्षण कहा जाता था। जैसे हम पुलिस कहते हैं उस समय, क्योंकि वो भारत का जो उस समय का जो समय तत्सम शब्दों का प्रयोग होता था, संस्कृत प्रमुख भाषा थी, तो उन्हें रक्षण नामक शब्द से पुकारा जाता था। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा की उन्नति के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहते थे। हर समय उनके दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि किस प्रकार मैं अपने देश का, प्रजा का, राष्ट्र का भला कर पाऊं। उन्होंने यातायात के साधनों की भी समुचित व्यवस्था की। अब कई बार क्या होता है, देश की प्रगति में एक और चीज बाधा बनती है, वो होती है यातायात की व्यवस्था ना होना। जब एक जगह के लोग दूसरी जगह से मिलेंगे नहीं तो उनके बीच में व्यावसायिक संबंध नहीं होंगे, जो पर्सनल रिलेशन है वो नहीं हो पाएंगे, आपसी और भावनात्मक जुड़ाव भी नहीं होगा। तो यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट वाली सुविधाएं भी इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाई थी। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं, धर्मशालाएं बनवाई। क्यों आवश्यक था? क्योंकि यातायात के साधन उस समय क्या थे? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि थे। तो चलते चलते पशु भी थक जाते थे, बैठे बैठे मनुष्य भी थक जाते थे। तो रास्ते में छायादार वृक्ष लगवाने से क्या हुआ? जो लोग पैदल चल रहे हैं वो वृक्षों की छाया में चल सकते थे, और जो लोग घोड़ा गाड़ी या वाहनों से चल रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चलने के बाद वहाँ वृक्षों के नीचे आराम कर सकते थे, थोड़ी देर छाया में बैठ सकते थे। फिर छायादार वृक्ष लगवाने के कारण क्या हुआ? जो वृक्ष ज़्यादा छायादार होते हैं वो अक्सर फलदार भी होते हैं, तो उन पर फल लगे थे कि कोई भी रास्ता चलता व्यक्ति भूखा ना रहे, वो कुछ फल खा ले, कुएं खुदवाए जिसके कारण वो पानी पी सके। साथ ही साथ धर्मशालाएं बनवाई जहां पर कुछ देर आराम किया जा सके। तो इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी अच्छी जो प्लानिंग थी वो किसके राज्य में ही संभव थी? चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कुशल शासक के राज्य में ही संभव थी। फिर सिंचाई हेतु अनेक तालाब और कुएं खुदवाए। अब भारत प्रारंभ से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो भारत में जो कृषि थी, जो खेती थी, उसके लिए क्या किया? जगह जगह कुएं खुदवाए ताकि लोगों को सिंचाई आदि की व्यवस्था हो सके, तालाब बनवाए ताकि वहां से पानी लेकर अपने खेतों में सिंचाई हो सके। तो इस तरीके के जो कृषि से संबंधित व्यावसायिक कार्य थे वो भी उन्होंने बहुत बखूबी निभाए। उस समय उनके साम्राज्य की सुदर्शन झील बहुत प्रसिद्ध थी। रोगियों की चिकित्सा के लिए उन्होंने कई औषधालय खोले। औषधालय जैसे आप फिलहाल के समय में मेडिकल के नाम से जानते हैं, हॉस्पिटल्स के नाम से जानते हैं, तो कई ऐसे डॉक्टर्स को बिठाया और साथ में औषधि प्राप्त करने के लिए औषधालय, औषधि का अर्थ होता है दवा, आलय का अर्थ होता है घर, यानी एक स्थान जहां पर हर प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होती हैं। आप और मैं उसे फिलहाल मेडिकल स्टोर के नाम से जानते हैं। भोजन सामग्री की शुद्धता की जांच हेतु निरीक्षक थे, यानी फूड जो इंस्पेक्टर थे वो भी उस समय हुआ करते थे। जैसे कि अभी इस समय भी आप देखेंगे खाद्य नियंत्रण विभाग जो होता है, आए दिन आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि आज यहाँ पर छापा मारा तो मिलावटी मावा प्राप्त हुआ, इस होटल में सफाई नहीं थी, इस होटल में खाना जो है वो सही मसालों से नहीं बन रहा था, तो वो खाद्य नियंत्रण विभाग होता है। तो ऐसे ही इन्होंने उस समय में भी भोजन की शुद्धता को परखने के लिए कि सही मसालों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, सही तेल का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, सही फल सब्जियों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए निरीक्षक बना रखे थे, इंस्पेक्टर्स बना रखे थे। कितनी कुशल व्यवस्था थी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु शिक्षालयों की स्थापना की थी। शिक्षालय यानी स्कूल्स की स्थापना की थी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज टाइप के बनाए थे जो कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था देखते थे। शिक्षा व्यवस्था का दायित्व सीधे प्रधानमंत्री का था। प्रधानमंत्री यानी जो प्रमुख मंत्री बनाए थे, इनके मंत्रिमंडल में वो प्रमुख काम ये शिक्षा की व्यवस्था को भी देखा करते थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का बड़ा ही विशद वर्णन किया है। अब ये पाटलिपुत्र हमारे लिए क्या है? पटना है। इस काल में भारत का बहुमुखी विकास हुआ। अब आपने यहाँ पर जो पिछली स्लाइड में देखा, आपने कितनी सारी चीजों पर इनका कितना सूक्ष्म नियंत्रण था, कितना कुछ सोचकर इन्होंने रखा था कि किस विभाग के लिए, किस किस क्षेत्र के लिए मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस काल में भारत का बहुमुखी विकास यानी वर्सटाइल डेवलपमेंट हुआ। कृषि यानी खेती किसानी, व्यापार यानी ट्रेड, व्यापार, साथ में ललित कला। आप देखिए सारे सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन मनोरंजन के लिए कलाकृतियाँ बहुत ज़रूरी थी। नए नए आर्ट थे जैसे मधुबनी, वर्ली और भी जाने क्या क्या, तो इन सब ललित कलाओं का भी इस समय बहुत ज़्यादा उद्भव का समय था। तो इनके विकास के लिए शासन के द्वारा अनेक सुविधाएं दी जाती थीं। उस समय प्रजा की नैतिकता उच्च कोटि की थी, यानी लोग
छल कपट नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा झूठ का साया नहीं लेते थे, साथ ही साथ जो काम करते थे वो ईमानदारी से करते थे। तो उनके अंदर नैतिकता का भाव था, है ना, बहुत ज़्यादा उनको पीछे नहीं लगना पड़ता था देखने के लिए। आजकल तो आपने देखा हर जगह जगह सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। अब उस समय क्या लोगों पर भरोसा किया जाता था, उनकी नैतिकता यानी उनकी मोरल वैल्यूज़ पर भरोसा किया जाता था कि हाँ इस व्यक्ति को काम दिया है तो ये अच्छे से करेगा। बट आजकल आप देख रहे हैं कितने कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह कैमरे की निगाह में, आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं, यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ कैमरा। तो इस तरीके से उस समय जो नैतिकता थी वो उच्च कोटि की थी, अगर हम माने तो आजकल ये निम्न कोटि की ओर जा रही है। उस काल की शासन व्यवस्था वस्तुतः एक आदर्श थी। आदर्श थी मतलब आइडियल थी। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी शासन व्यवस्था एकदम बेहतरीन, परफेक्ट थी, उसमें एक कमी भी हम नहीं निकाल सकते थे, है ना। तो आदर्श कहना उसको कोई गलत नहीं होगा। लगभग 24 वर्ष राज्य का सफल संचालन करने के पश्चात सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को अपने शासन का कार्यभार सौंप दिया। यानी स्वयं 24 साल तक इन्होंने बढ़िया राज्य किया, हर एक चीज सेटल कर दी, व्यवस्थित कर दी, और इसके बाद जो पूरा राज्य है वो अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया। स्वयं कुछ वर्ष साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने हेतु जैन मुनि भद्रवाहु के साथ चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर रहने लगे। यही 298 ईसा पूर्व उनका निधन हो गया। यानी इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन का अंत हो गया। इतनी सारी सुंदर व्यवस्थाएं करने के बाद, प्रबंधन करने के बाद संपूर्ण राज्य को उन्होंने किसे सौंप दिया था? अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया था। तो इस प्रकार हमने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कितना प्रेरणास्पद था हमारे लिए, हम कितनी प्रेरणा उनसे ले सकते हैं। ऐसा कुशल प्रबंधन, नेतृत्व और व्यवस्था उस समय जबकि शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना नहीं था, कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कोर्सेज नहीं थे, कोई डिग्री कोर्सेज नहीं होते थे, उस समय किसी व्यक्ति का इतना कुशल बुद्धि का होना तो सिर्फ ईश्वर प्रदत्त देन ही कहा जा सकता है। यानी समाज के कल्याण के लिए जैसे ईश्वर ने स्वयं उनको यहाँ पर युग दृष्टा बनाकर भेजा है। तो इस प्रकार आप इस पाठ का और वाचन कीजिए, वीडियो को दोबारा भी देखिए ताकि एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ आपकी अपनी क्लास ही नहीं बल्कि हर एक कक्षा के हर एक विषय के ढेरों वीडियो उपलब्ध कराता है। आसान से आसान भाषा में समझाए गए ये वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश और साथ में ओलंपियाड्स के लिए भी यहाँ पर एक बड़ी रेंज उपलब्ध है जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेता। बुक्स और ई बुक्स की कलेक्शन के लिए भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे और उस गूगल फॉर्म को भर के सबमिट कर देंगे तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए और जुड़ने के लिए, नए साथियों को जोड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, खास तौर पर शेयरिंग। जी हाँ, मुझे पता है अब मेरे साथ साथ आप इस बात को दोहराते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स कहता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोस देखते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपना खास ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।